हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, है कि नहीं? तो आज भी हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना, और मात्र 20 मिनट से भी कम में हम ये चैप्टर निपटा के खत्म कर देंगे। महा इजी, महा सिंपल, महा लल्लू चैप्टर है, तो टेंशन तो बिल्कुल लेने की नहीं है। एक वीडियो में मजे से पढ़ेंगे और इस वीडियो के बाद तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी किताब निकाल लो, हाईलाइटर निकाल लो, पेन कॉपी जो निकालना निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए हाईलाइट करके लाया हूँ। बस तुम्हें इसको देखते जाना है और इतना इतना पार्ट पढ़ते जाओगे, चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। चलो, और एक भी मिनट वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम जैसे हमें पता चल गया, कुछ नेचुरल फिनोमेना। कौन से नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में? हम बात करेंगे दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना की। वो है एक तो लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, तर 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 तर, और दूसरा अर्थक्वेक्स का आना। इन दो की हम मेजरली बात होंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइटनिंग की। लाइटनिंग क्या होता है? देखो, लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। इलेक्ट्रिक स्पार्क देखें आपने, जब आप बिजली की कभी कभी तारों पे देखो तो कड़कड़ स्पार्क हो रहा होता है, या कोई स्विच लगाओ तो स्पार्क हो रहा होता है। तो सेम ही स्पार्क जब बहुत बड़े लेवल पे होता है ना, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, तो वो लाइटनिंग के फॉर्म में हमें दिखता है। भाई पहले के टाइम पे लोगों को नहीं पता था क्या होता था, है ना? तो लोग क्या सोचते थे, भगवान गुस्सा हो रहे हैं, भगवान का गुस्सा है। बट आज के टाइम पे हम अच्छे से जानते हैं कि क्यों होता है। ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स में चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसको डीपली हम समझेंगे इस चैप्टर में, यही सब समझना है, तो टेंशन लेने का नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रीक्स के टाइम में ये सब शुरुआत कैसे हुई। तो एंशियंट ग्रीक्स जो थे 600 BC में, वो ये बात जानते थे, एम्बर एक लकड़ी जैसा होता है, जब उसके फर के साथ रब करोगे तो क्या होता था, उसकी एक प्रॉपर्टी आ जाती थी, वो हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। ये प्रॉपर्टी उन्हें पता थी, कैसे हो रहा था ये नहीं पता थी, है ना? तुमने भी अपने देखा होगा, जब कपड़े आप कोई उतार रहे हो, वुलन क्लोथ, स्वेटर वगैरह, तो चट 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 की आवाज़ आती है। वो कैसी होती है? वो भी बहुत छोटे छोटे स्पार्क्स हैं, है ना? अगर आप अंधेरे में देखोगे तो शायद उसमें भी आपको लाइट दिखेगी। फाइनली 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने ये चीज़ क्लियर करी कि जो लाइटनिंग हम आसमान में देखते हैं और स्पार्क जो हमारे क्लोथ्स में होते हैं, ये दोनों सेम फिनोमेना है। 2000 साल लग गए इस चीज़ को रियलाइज करने में, समझ रहे हो? नेक्स्ट, अब बात करते हैं चार्जिंग बाय रबिंग की। भाई चार्ज जो है, चार्ज कहाँ से आता है, कैसे एक्यूमुलेट होता है, इसके बारे में भी तो बात करनी है। पहला है चार्ज बाय रबिंग। रब करने से चार्ज आ जाता है। जब किसी प्लास्टिक रिफिल को आप पॉलीथीन के साथ रब करो तो एक स्मॉल चार्ज एक्यूमुलेट, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें इकट्ठा हो जाता है। सिमिलरली एक कंगे को, प्लास्टिक के कंगे को जब बालों में आप घिसोगे ना, तो उसके अंदर भी चार्ज आ जाता है, और ये क्या कहलाती हैं? चार्ज्ड बॉडीज कहलाती हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? चार्जिंग। रिफिल की और प्लास्टिक कोम की, और वहीं पे पॉलीथीन और हेयर भी चार्ज हो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज। अब ये सब तुम छोड़ दो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरैक्शन। अब टाइप्स ऑफ चार्ज का भी कुछ टाइप होता है। एक हमने एक्टिविटी करी, उसमें हमने क्या देखा कि एक चार्ज्ड बलून जो है वो दूसरे चार्ज्ड बलून को रेपेल करता है, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, वो पास नहीं आएंगे, है ना? वहीं पे एक चार्ज्ड बलून, एक चार्ज रिफिल और दूसरी चार्ज रिफिल आपस में एक दूसरे को रेपेल करती हैं, है ना? रखोगे तो दूर चली जाएंगी। बट एक चार्ज बलून और एक चार्ज रिफिल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि दो तरीके के चार्ज दिख रहे हैं हमें, दो तरीके के, ठीक है। और दूसरा ये भी हम कह सकते हैं कि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और जो ऑपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं। तो अब इसके ऊपर बड़ी बहस हुई, लोगों को समझ नहीं आया क्या करें। तो एक कन्वेंशन हुई, कन्वेंशन यानी एक बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि आज से हम क्या करेंगे, वो ग्लास रॉड पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ, क्या ग्लास रॉड को जब हमने सिल्क के साथ रब किया और उस पर जो चार्ज इकट्ठा हुआ, उसको आज से हमने क्या कह दिया? पॉजिटिव कह दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा बचा वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसानों ने दो अलग अलग तरीके के चार्ज बनाए। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। और ये कैसे बनते हैं? ये रबिंग से बनते हैं, रबिंग करने से जनरेट होते हैं। और ये स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ये अपने आप कहीं नहीं जा सकते, ये अपनी जगह पे। इनको मूव करने के लिए क्या, दे व्हेन चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। और अगर ये मूव भी करेंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, तो ये क्या बना देंगे? यही इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। अब आप अपनी पूरी पुराने डॉट्स क्लियर करो। छठी क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, 7वीं में भी, 8वीं में भी पढ़ रहे हो लगातार। इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो क्या रही है? वो जो ट्रांसफर हम कहते हैं करंट जा रहा है, करंट एक्चुअल में क्या है? करंट एक्चुअल में है चार्जेस। यही चार्जेस जो किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, ये चार्जेस अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, यही करंट बनते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको करंट का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कि अब ये ट्रांसफर कैसे हो रहे होते हैं। तो देखो जी,
एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करे, टेस्ट करे कि एक ऑब्जेक्ट जो है चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में आ गया। तो वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। तो अब हमें क्या पता चला कि देखो, अगर एक बॉडी चार्ज है और एक बॉडी अनचार्ज है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लो कोई सा भी और इस पर कोई चार्ज नहीं, हमने इनको एक मेटल रॉड से जोड़ दिया, मेटल तार से, तो क्या होगा, 1+2+ उसके पास थे तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर से गायब हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो चार्ज इस तरीके से ट्रांसफर भी हो जाता है। और अब सुनो, डिस्चार्ज होना आपको पता ही है, जब चार्ज निकल जाए उसे डिस्चार्ज कहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो चार्ज है वो सीधे कहाँ, अर्थ पे चला जाता है, इसे कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में आपने सुना होगा ना, अर्थिंग, बहुत अर्थिंग नहीं हो रखी है, अर्थिंग हो रखी है। तो देखो होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू द अर्थ, वो अर्थिंग कहलाता है। कभी कभी आपने देखा है कि आप स्विच में उंगली डालते हो, आपको करंट लग जाता है। एक्चुअल में करंट लग क्यों रहा है, करंट तो अभी मैंने बताया करंट तो चार्ज है, वो लग कैसे गया। तो देखो, जब आपने ये अपनी फिंगर है, जब आपने अपनी फिंगर इस स्विच बोर्ड में टच करी, जैसे ही मानो ये आपका नाक है, ठीक है, नाक, तो हुआ क्या, ये नीचे ज़मीन थी, ज़मीन से और इसका कनेक्शन आप एक तार की तरह बन गए। आप क्या अपने आप को क्या समझ लो, एक तार, और सारा करंट आपसे होते हुए नीचे निकल गया, और वो जो बीच में आपके थ्रू जो करंट जा रहा था, उस समय पे जो हमें फील होता है उसे हम कहते हैं करंट लगना। आई होप अब आपको करंट लगना समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं लाइटनिंग की स्टोरी। अब देखो, अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि स्टोरी का मतलब ये जो लाइटनिंग है एक्चुअली में कैसे हो रही होती है। बादलों को ये फोटो देख लो, ये समझ जाओगे। कभी कभी बादलों में क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, कुछ में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव। तो हो रहा क्या होता है, बादल जब आपस में रगड़ जाते हैं तो स्पार्क होता है, या फिर जो सबसे नीचे बादल है और ग्राउंड पॉजिटिव है, इनके बीच में चार्ज डिफरेंस आता है तो भी स्पार्क हो जाता है। स्पार्क क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज जो है वो एक दूसरे की तरफ जाना चाह रहा है, पॉजिटिव वाला उधर जाना चाह रहा है, नेगेटिव वाला इधर जाना चाह रहा है। ये होता है एक्चुअल में चार्ज। ठीक है, अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक प्रोसेस होता है जो आज तक हम नहीं समझ पाए, कोई प्रोसेस है जो आज तक हम नहीं समझ पाए हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं बादलों में एक तरफ, और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड। अब ग्राउंड के ऊपर ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रखा होता है ऑलरेडी। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड, मतलब अब इन चार्ज का जब मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एयर जो है, वैसे तो वो एक नॉर्म बेकार, मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, मतलब एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती है ना। बट होता क्या है, द एयर विच इज नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट द फ्लो। उस समय वो भी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बहुत पास आ गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऊपर नीचे जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो चार्ज है वो एयर में भी ट्रांसफर होने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं आपस में, और उसकी वजह से स्ट्राइक लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहा जाता है इस प्रोसेस को। तो आई होप अब आप समझ सकते हो कि बिजली कैसे कड़कती है। समझ में आ गया। अब देखो, वैसे तो अब लाइटनिंग से कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझ गए हो, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट जो है आपकी लाइफ, मतलब प्रॉपर्टी को, बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना जिससे हम अपने आप को बचा सकें, जिसे कहते हैं लाइटनिंग सेफ्टी। जैसे ही आप कोई आवाज़ सुनो एकदम थंडर की, इसका मतलब आपको सेफ जगह जाना है। अगर बहुत ज़्यादा पास आवाज़ आए, है ना, और लास्ट थंडर का वेट करो जब तक बाहर निकलने से पहले। क्या क्या करना है, फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। सेफ प्लेस ढूंढनी है। सेफ प्लेस कहाँ हो सकती है, अगर आप कार या बस से कहीं जा रहे हो, यू आर सेफ, तो आप गाड़ी के अंदर ही सेफ हो, क्योंकि गाड़ी के डोर अगर बाहर निकला आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, पर गाड़ी पे नहीं गिरेगी। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग, क्या क्या करना है, देखो ये सारी चीज़ें, मैं इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, फटाफट यहाँ पे हम फटाफट देखते जाओ। ओपन व्हीकल, अगर मोटरसाइकिल, ये सारी व्हीकल हैं, तो आप किसी टॉल ट्री के नीचे जाकर खड़े हो जाओ। अगर अम्ब्रेला पकड़ रखा है, फेंक दो। अम्ब्रेला बिल्कुल भी नहीं पकड़ना होता है, क्योंकि अम्ब्रेला में ऊपर लोहा लगा होता है, और बिजली गिरी तो सीधे उस अम्ब्रेला पे आके गिरेगी, तो बिल्कुल नहीं पकड़ना है। अगर आप जंगल में हो तो ट्रीज, छोटे जो ट्रीज हैं, ऊंचे ट्री नहीं, छोटे ट्रीज हैं, उनके नीचे जाके झुको, है ना। इस तरीके से आपको सेफ्टी वाली जगह ढूंढनी है। और आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे झुक के बैठ सकते हो, इस तरीके से सेफ पोजीशन है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा होगी तो आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। इनसाइड हाउस, घर के अंदर हो तो क्या कर सकते हो, तो आप टेलीफोन जो कॉर्ड्स हैं उनको पकड़ सकता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको बंद कर देना है, एकदम डिस्कनेक्ट, इनसे दूर हो जाना है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी ऐसी चीज़ जो कंडक्ट कर सके उससे दूर हो जाना है, ठीक है। वायर्ड फ़ोन पे बात नहीं करनी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह से दूर रहना है, और वैसे ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते आपको। अब बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स की। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि बिल्डिंग्स में लगाया जाता है, ताकि उन बिल्डिंग को बिजली गिरने से बचाया जा सके।
कैसे बचाया जाता है समझते हैं। एक मेटलिक रॉड होती है जो बिल्डिंग से ऊंची होती है, वो बिल्डिंग की सबसे ऊंची छत पे लगा दी जाती है कंस्ट्रक्शन के टाइम ही, और उस जो ऊंची सी रॉड है उसका जो एक हिस्सा है, कोना, एक कोना वो ऊपर ही रखा जाता है, और जो दूसरा कोना है उसको नीचे ले जाते हैं पूरे बिल्डिंग के होते हुए ग्राउंड, ज़मीन में। जैसे ये बिल्डिंग देखो, ये रॉड लगी है, अंदर अंदर कनेक्शन करके इसे ज़मीन में ला दिया। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, जब भी कभी बिजली धड़ 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 बिजली गिरेगी तो बिजली सबसे पहले किस पे जाएगी, इस पे जाएगी, क्योंकि सबसे पास यही है मेटल, ऊपर से मेटल, और इस मेटल से होते हुए बिजली सीधे कहाँ निकल जाएगी, अर्थ में, और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे समझ में क्यों करा जाता है, मेटल कंडक्टर्स क्यों लगाए जाते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स, याद रखना। चलो अब बात करते हैं अगला फिनोमेना, जो कि क्या है, अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक के बारे में बात करें, थंडरस्टॉर्म वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि उनके बारे में हम पहले से पता लगा सकते हैं। वेदर रिपोर्ट आ जाती है, कल बारिश होने वाली है, कल तूफान आएगा। बट एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता येट, अभी भी नहीं, विच इज अर्थक्वेक। हमें ये पता है कि अर्थक्वेक किस वजह से आता है, पर आज भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। इसकी वजह से बहुत ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर्टी बहुत ह्यूज स्केल में डिस्ट्रक्शन होता है। देखो भाई, पूरी ज़मीन अंदर चली जाती है, बहुत भयंकर। सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक की सडन शेकिंग, मतलब एकदम से जो अर्थ है, हमारे लैंड है, वो ट्रैम्बल, मतलब हिलने लगता है बहुत तेज़ तेज़, और बहुत ही कम देर के लिए होता है, बट इतने कम देर में भी ये बहुत डिस्ट्रक्शन कर देता है, क्योंकि ज़मीन, बिल्डिंग टूट के नीचे गिर जाती है। अगर ज़मीन ले लेगी, सोच रहे हो क्या होगा। और ये किस वजह से होता है, अर्थ के डीप इनसाइड में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो उनमें डिस्टर्बेंस की वजह से। अभी आगे पढ़ेंगे इसको ध्यान से। देखो ये हमारा अर्थ है, सबसे कोने वाली क्रस्ट है, बट उसके अंदर इनर क्रस्ट जो होती है ना, जब इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस होता है तब उस जगह पे क्या आता है, अर्थक्वेक आ जाता है। वैसे नॉर्मली अर्थक्वेक पूरे अर्थ में हर जगह हो रहे हैं, एक्चुअल में अर्थक्वेक इतने कम, देखो डिस्टर्बेंस, हर चीज़ वाइब्रेट कर ही रही है अंदर अंदर अर्थ के, बट वो इतने ज़्यादा नहीं हो रही कि दिक्कत हो। और कभी कभी ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उस जगह पे हमें अर्थक्वेक फील होता है, और वो ऐसा होता है कि जो बिल्डिंग, ब्रिज, डैम वैम सबको गिरा देता है। इवन अर्थक्वेक कभी कभी सुनामी भी ला सकता है। एक 2004 में 26 दिसंबर में एक ऐसी सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, क्योंकि अगर ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ गया, सारा पानी बाहर निकल जाएगा और पूरी आसपास की जगह भीग जाएगी। अब बात करें अर्थक्वेक आता कैसे है। पहले के टाइम पे लोग हज़ारों कहानी बनाते थे दादी दादाजी कि भाई मान लो हमारा जो अर्थ है वो एक बुल ने, एक सांड ने अपने सींग पे उठा रखा है, तो जब वो एक सींग से दूसरे सींग पे लाता है तब अर्थक्वेक आता है। पर ये सब हमें पता है, ये सब किससे कहानियाँ हैं, इस पर यकीन नहीं कर सकते, हम साइंस के स्टूडेंट हैं। तो एक्चुअल में अर्थ के बहुत डीप में ट्रैमर्स यानी कि वाइब्रेशंस होती हैं, जिसकी वजह से अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो क्रस्ट है, ठीक है, उसमें शेकिंग, उसमें अर्थक्वेक होता है। आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट इन वन पीस। देखो हमारे अर्थ का जो सबसे आउटर लेयर है ना, तो वो एक पीस में नहीं है। आप सोचो ज़मीन पूरी एक पीस में नहीं, एक्चुअली ज़मीन कुछ इस तरीके से कई बड़े बड़े प्लेट्स बने हुए हैं, जिसको हमने प्लेट्स नाम दिया, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, है ना, अलग अलग प्लेट है। देखो ये प्लेट पूरी इंडियन है, ये यूरेशियन है, अरेबियन है, ये यूरेशियन है, ये सारी प्लेट्स है। और जब ये प्लेट्स जो होती हैं थोड़ा मूव करती हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, मतलब प्लेट्स नीचे घुस गई या फिर साइड खिसक गई, एक उधर एक खिसक। ये सारे जो मूवमेंट्स हैं ना अर्थ के प्लेट के, कभी कभी इन्हीं वजह से अर्थक्वेक आता है। अब हमें ये तो पता चल गया जो मैंने बोला था कि अर्थक्वेक आता किस वजह से, पर ये अभी भी नहीं पता कब आता है। अब ट्रैमर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो। अब ये किस वजह से ट्रैमर्स आ सकते हैं। पहला, वोल्केनो कहीं फट जाए, या फिर कहीं मीटियोर हिट कर जाए अर्थ पे, या फिर अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फ्यूजन करा जाए कोई, और क्या हो सकता है। और देखो बट ज़्यादातर देखो इतनी है, बाकी पर मेन जो होता है वो अर्थ प्लेट्स की वजह से ही अर्थक्वेक आ रहा होता है। अब देखो अर्थक्वेक जो है हमें पता चला प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो भाई वो सारी कंट्रीज जो प्लेट्स, अगर जो प्लेट है उसके जस्ट आसपास हैं, वो उन्हें क्या कहा जाता है, वीक जोन होती है, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत रिस्की जगह है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सीस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन्स। ये याद रखना। इंडिया में कौन सा एरिया जो इस जोन में आता है, वो है कश्मीर, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय और पूरा नॉर्थ ईस्ट, रण ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गंगेटिक प्लेन। ये कुछ एरिया हैं जो कि इस डेंजर जोन में लाई करते हैं, क्योंकि भाई हमारी इंडियन प्लेट है और इंडियन प्लेट से जस्ट पड़ोस में हमारी यूरेशियन प्लेट है। अब अर्थक्वेक की पावर को कैसे नापें, ये तो नाप नहीं पा रहे कि अर्थक्वेक आता कब है, बट ये ज़रूर हम नाप पाते हैं कि अर्थक्वेक कितने स्केल का आया है, यानी कि कितनी पावरफुल आया है। आपने सुना ना 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, 7, 9, 10 मैग्नीट्यूड का। तो ये मैग्नीट्यूड जो है ना, ये रिक्टर स्केल नाम का एक डिवाइस होता है, उस पर नापा जाता है ना। एक डिवाइस इन्वेंट किया गया रिक्टर स्केल, जिससे
कि अर्थक्वेक जो आ रहा है कितने मैग्नीट्यूड का। सीस्मोग्राफ भी एक डिवाइस है। ये कैसे यूज़ होता है, बहुत सिंपल है। एक सपोर्ट लगाया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधी और स्ट्रिंग से एक पेंडुलम है, ये बहुत मतलब हिल सकता है जैसी अब बॉडी हिलेगी, और यहाँ ग्राफ है। तो जैसी अर्थ हिलेगी ये पेंडुलम ऐसे से हिलेगा, और ये पेंडुलम जैसे जैसे हिलेगा इस पर मार्क बनता जाएगा चार्ट पेपर पे, और इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर तक और कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक का ऐसा मैप भी बनाया जाता है। देखो ये भी बहुत अच्छे से समझ लो, अर्थक्वेक जिस जगह से शुरू हुआ है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। अर्थक्वेक जिस जगह पे हो उसके जस्ट टॉप वाली जगह को क्या कहते हैं, एपीसेंटर। और अर्थक्वेक से निकलने वाली वेव्स को कहते हैं सीस्मिक वेव्स। समझ में आया, ये 3 नाम याद रखना, भूलना मत। नाउ लास्ट है सिंपल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो क्वेक सेफ जिसे कहते हैं पूरी प्रॉपर्टी, कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सबसे पहली बात तो भाई जो घर बनने चाहिए ना वो प्रॉपर आर्किटेक्ट्स के थ्रू ही बनने चाहिए, क्योंकि अगर आप सही से नहीं बनवाओगे तो अर्थक्वेक आते ही वो घर ढह जाएगा। उसके लिए अब हाईली सेस्मिक एरिया, वो एरिया जो बहुत रिस्की है, वहाँ पे लकड़ी या मेड ऐसी चीज़ें यूज़ करना कंस्ट्रक्शन में बहुत ही रिस्की हो सकता है। या फिर आप जो सही चीज़ें हैं वही यूज़ करो, ठीक है। कि रूफ जो छत होती है ना, लाइट से लाइट पॉसिबल, ज़्यादा ऊंचे घर नहीं बनाने चाहिए ऐसी जगह पे। उसके अलावा कबर्ड्स और शेल्फ ऐसे होनी चाहिए दीवार से जुड़े हुए, ऐसा नहीं हो कि अर्थक्वेक आया तो वो धार से गिर गए इंसान के ऊपर ही मर गया, तो इसीलिए ऐसी बनानी चाहिए। उसके अलावा बिल्डिंग में ये सारी आप चीज़ें पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम रीड मारोगे ना हो जाएगा, पर छोड़ मत देना इसको, छोड़ना मत, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, फिर कहानी बनानी पड़ती है, अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो इसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रुड़की में, उसने कुछ क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस भी बनाए हैं जो हमको देखने चाहिए। और उसके अलावा कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप घर पे और अर्थक्वेक आ गया, सबसे पहले तो किसी टेबल के अंदर छुप जाओ जब तक ये शेकिंग रुक नहीं जाती। टॉल और ऊंची चीज़ों से दूर खड़े रहो, वो आपके ऊपर गिर सकती हैं। बेड पे हो तो मत उठो, डू नॉट गेट अप, और अपने हेड को पिलो से बचाओ, पिलो रख दो अपने मुंह के ऊपर। और अगर आप बाहर हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ आसपास कोई ज़्यादा ऊंची जगह नहीं, जैसे कोई ग्राउंड है या पेड़ पौधों से थोड़ा दूर। गिर गए तो सोच लो क्या होगा। और अगर आप कार या बस में हो तो बाहर मत निकलो, ड्राइवर से बोलो कि धीरे धीरे चलता रहे और किसी क्लियर स्पॉट को ढूंढे, और तब तक बस से बाहर मत निकलो जब तक ये रुक नहीं जाती है। बट फिलहाल हम इस चैप्टर से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है मात्र 17.5 कुछ मिनट में। मज़ा आ गया भाई, सब कुछ क्रश डिस्चार्ज ये सब कुछ हमने अच्छे से ये चैप्टर समझ लिया। कमेंट करके मुझे फटाफट बता देना वीडियो कैसी लगी, अच्छे समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वेरी वेरी बैड यार, सब्सक्राइब द चैनल नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।